हेलो हे गाइस, आज है 8 अप्रैल और आज के न्यूज़पेपर में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस चीज़ की जो भी डिस्कशन होएगी हमारी इस चीज़ की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप जाके उस चीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, हम एस्से की कोट के साथ में एक स्टार्ट करते हैं जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोली थी। इनको किसी बंदे ने जाके ये पूछा कि भाई साहब हमें ये बताओ कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी हो कहाँ पे करनी चाहिए ताकि हमें जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है वो अच्छे वे से मिल पाए, क्योंकि हमारे पास पैसे हैं। तो इन्होंने एक ही चीज़ बोली कि अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो कहाँ पे, नॉलेज में। तो हमें हमेशा जो इन्वेस्टमेंट है, हमारी आज की कोट यही बोलती है कि जो इन्वेस्टमेंट है हमें नॉलेज में करनी चाहिए, क्योंकि जो बेस्ट इंटरेस्ट है वो आपको कौन देगा, नॉलेज ही देगी हमेशा। और ये चीज़ एक इतने बड़े इंसान ने बोली थी जब उनको पूछा गया था कि हमें इन्वेस्टमेंट एज जनरल कहाँ पे करनी चाहिए। तो आप लोगों ने भी ये चीज़ याद रखनी है और आप इस चीज़ को यूज़ कहाँ पे कर सकते हो, नॉलेज की चीज़ को। नॉलेज में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो इस चीज़ को आप एसए में यूज़ कर सकते हो। एसए में कहाँ पे यूज़ करोगे, पहली चीज़ कोई एजुकेशन रिलेटेड ऐसे आया हुआ है तो आप यू कैन यूज़ दिस कोट, नंबर 1। नंबर 2, अगर कुछ वीमेन इंपावरमेंट के लिए आया हुआ है कि वहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि जो वीमेन की लिटरेसी रेट है एज कंपैरिजन टू मैन इन इंडिया वो कम है, तो हम क्या कर सकते हैं कि वीमेन वाले ऐसे में भी इस चीज़ को डाल सकते हैं अगर वो एजुकेशन के रिलेटेड आप कुछ लिखना चाहते हो। नंबर 3, यू कैन यूज़ दिस कोट इन दी GS4। GS4 क्या है, एथिक्स का पेपर है, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। और मोर ओवर सोसाइटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वहाँ पे आप यूज़ करोगे। GS1 है जो, और GS1 में जो पार्ट आता है वो आता है सोसाइटी का। तो ये कुछ ब्रॉडर आइडिया है कि हमने कोट को, देखो एक तो कोट से स्टार्ट करते बड़े अच्छी एनर्जी फील होती है, और कोट जब आप लिखोगे तो एक इंप्रेसिव चीज़ होती है। और मेन जो रिजल्ट है, जो आपका रैंक है वो बनाना तो मेंस नहीं है, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं। जो हमारा सेकंड फॉर्मेट आता है, आज हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन MCQ बेस्ड। देखिए, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो कुछ स्टैटिक पार्ट से भी उठाए जाएंगे और कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कि स्टैटिक प्लस जो हमारा करंट अफेयर्स में जो हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे आज, वहीं से आपको क्वेश्चन मिला करेंगे प्रीलिम्स के। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोलता है जो पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं उसकी जो इन्वेस्टमेंट है इन द इंडियन मार्केट इज अलाउड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने बोला जो पी नोट्स की इन्वेस्टमेंट है वो इंडियन मार्केट में कहाँ कहाँ पे अलाउड है। नंबर 1 है डेट, नंबर 2 है इक्विटी, नंबर 3 है डेरिवेटिव, और नंबर 4 है हाइब्रिड सिक्योरिटी। तो आपके पास ये कोड है और आपके पास कुछ टाइम है, आपने पॉज करना है और आपने इस चीज़ का आंसर बताना है। नंबर 2 यहाँ पे क्वेश्चन है अरेंज दी फॉलोइंग लोकेशन का। लोकेशन को हमने अरेंज करना है फ्रॉम दी साउथ टू नॉर्थ। तो इसमें पहला है पाक बे, पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार और एडम ब्रिज। यहाँ पे कोड दिया हुआ है, आपने पॉज करना, अपना आंसर बनाना है। कमेंट सेक्शन में बताइए, जहाँ पे भी आप लिखना चाहते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि कमेंट करो जी कमेंट करो, आपको जहाँ पे अच्छा लगता है वहां पे आप बता सकते हो। सॉरी। नंबर 3 जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू दी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। नंबर 1 इसमें जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, एफर्ट टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आर इंश्राइंड इन दी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1973 और केमिकल वेपन कन्वेंशन 1993। और इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया सिग्नेटरी टू बोथ दी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन एंड केमिकल वेपन कन्वेंशन। तो ये दो स्टेटमेंट है, आपने इसमें से बताना है दोनों सही है, एक सही है या फिर दोनों की दोनों गलत है। ठीक है, एक जो लास्ट हमारा 4 क्वेश्चन हमने डेली के डिस्कस करने हैं, तो फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, FATF के रिगार्डिंग, कि उसका जो मैंडेट है वो कॉम्बाट करता है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को, और उसका जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पे है, पेरिस में, और इंडिया मेंबर है FATF का। ये क्वेश्चन है, इसमें से आपने स्टेटमेंट बतानी है कौन सी गलत है कौन सी सही है। इन चारों जो क्वेश्चन है इसकी डिटेल्ड, नोट ओनली आंसर, मैं सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा आपको, नोट ओनली आंसर, इसकी जो डिटेल्ड एनालिसिस है कि होता क्या है वो आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। सो आप वीडियो देखते रहिए। उससे पहले हमने 8 अप्रैल का क्या डिस्कस करना है, न्यूज़पेपर। देखिए, 8 अप्रैल के न्यूज़पेपर में जो सबसे पहली न्यूज़ आई हुई है कि जो पाकिस्तान है उसकी, आपने सुना ही होगा कि मैंने पहले भी आपको एक न्यूज़पेपर में बताया था, हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर सॉरी पार्लियामेंट है, उसने क्या बोल दिया था कि हम ऐसे करते इलेक्शन ही दोबारा करवा लेते हैं। नहीं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर किया पार्लियामेंट को, उसने बोला भाई नो ट्रस्ट जो वोट है उसको उसके साथ में आपने जाना ही जाना है।
नो ट्रस्ट वोट एक ऐसी चीज़ है जैसे हमारे यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है नो कॉन्फिडेंस मोशन। हमें पाकिस्तान के पार्लियामेंट से, हमें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम दी फॉर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और दी एक पर्टिकुलर जो भी स्टेट आप स्टेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में हमें पता होना चाहिए हमारे यहाँ पे कहाँ कहाँ पे है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या हमें नजर आती है, एज पर दी रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन दी लोकसभा। मतलब ये चीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखी, तो ये कहाँ पे दी हुई है, एज पर दी रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन दी लोकसभा। कोई भी मेंबर है जो हाउस का, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। अब सपोज कर लो यहाँ पे एक मेंबर है, इस बंदे ने यहाँ पे अपना हाथ खड़ा किया और उसने बोला कि मैं यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन है जो वो क्या करना चाहता हूँ, फ्लोट करना चाहता हूँ। यहाँ पे बैठे स्पीकर साहब, जो स्पीकर साहब है उन्होंने बोलना है कि भाई ये बंदा बोलेगा कि मुझे कोई रीज़न देने की ज़रूरत है, उन्होंने बोलना है नहीं आपको कोई भी रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 पॉइंट होगा ये। नंबर 3 पॉइंट आपको यहाँ पे और क्या पता होना चाहिए कि ये जो रेजोल्यूशन है, ये जो मोशन है, स्पीकर जी को वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब सपोज स्पीकर जी ने एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्ट करने के बाद में नंबर 3 पॉइंट हो गया एक्सेप्टेंस, और नंबर 4 जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आएगा, एक्सेप्ट करने के बाद में स्पीकर जी यहाँ से पूछेंगे कि भाई कौन कौन इस चीज़ के हक में है, क्योंकि एटलीस्ट 50 लोगों को यहाँ पे हक में आना पड़ेगा इस मोशन के। ये तभी आगे जा पाएगा, अदरवाइज यहीं पे ये क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। अब सपोज कर लो नंबर 5 जो हमारा पॉइंट है कि 50 लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, इस एक्सेप्ट कर लिया इस मोशन को। ठीक है जी, पहले स्पीकर ने किया, फिर 50 लोगों ने एक्सेप्ट किया, फिर उसके बाद में इस चीज़ के बारे में उस बंदे को बता दिया जाएगा कि आपका जो मोशन है वो एक्सेप्ट कर लिया गया या फिर नहीं एक्सेप्ट किया गया। अगर नहीं एक्सेप्ट किया गया उनको बता दिया जाएगा, वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट कर लिया गया उनको एक डे अनाउंस किया जाएगा कि उस पर हम वोटिंग करवाएंगे। अब आगे होता क्या है कि इस डे पे 10 दिनों के अंदर अंदर, सपोज आज के दिन में कि हमें पता है कि आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे के बाद में जो 10 दिन है, 10 दिन के अंदर अंदर एक दिन रखा जाएगा जिसमें हमें पता होगा कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला है और उस पर हमने वोट डालना है। अब सपोज कर लो इस चीज़ को हम बोलते हैं वॉइस वोट। ये इसको कंडक्ट किया जाता है वॉइस वोट के ज़रिए, और यहाँ पे अगर ये चीज़ पास हो जाती है मेजॉरिटी के साथ में, ठीक है जी, मेजॉरिटी के साथ में अगर ये चीज़ पास हो जाती है तो जो गवर्नमेंट है वो अपना कॉन्फिडेंस क्या कर देगी, लूज़ कर देगी और बाउंड हो जाएगी उस ऑफिस को रिज़ाइन करने के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ द डे हैज़ टू रिज़ाइन इफ़ द गवर्नमेंट लूजेज अ कॉन्फिडेंस मोशन और इफ़ द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज एक्सेप्टेड बाय द मेजॉरिटी। ठीक है जी। और एक और चीज़, सपोज कर लो आज की डेट में ये वाला जो बंदा है इसने बोला था कि मुझे नो कॉन्फिडेंस मोशन फ्लोट करना है और इसका फेल हो जाता, 50 बंदे इसका साथ नहीं देते, तो 50 बंदे अगर इसका साथ नहीं देते फिर भी ये दोबारा से दोबारा क्या कर सकता है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो दोबारा नो कॉन्फिडेंस मोशन फ्लोट कर सकता है। अब सपोज ये 50 बंदे वाला तो छोड़ो, वहाँ पे आगे जाके मेजॉरिटी पास नहीं होती, मेजॉरिटी के बाद भी वो एन नंबर ऑफ टाइम्स के लिए ये चीज़ को कर सकता है। ठीक है जी, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि भाई 2 के बीच में इतना होना चाहिए, 3 के बीच में इतना होना चाहिए। सो दिस इज अबाउट द नो कॉन्फिडेंस मोशन वी हैव टू, और ये यू मस्ट रिमेंबर दिस के नो कॉन्फिडेंस मोशन है क्या, इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी। सो फर्स्ट न्यूज़ थी इसके बारे में। सेकंड न्यूज़ ये भी फ्रंट पेज पे आई हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। जो रशिया है उसने रशिया को सस्पेंड कर दिया गया राइट्स काउंसिल से। ये राइट्स काउंसिल है क्या, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ये देखिएगा, ह्यूमन राइट काउंसिल है HRC, ये एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथनिंग द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड। ये देखिए इसके नाम से पता चलता है कि भाई ये ह्यूमन राइट्स है की जो चीज़ है उसको क्या करती होगी, प्रोटेक्ट करती होगी। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे आपने स्टार मार्क करना और याद रखनी है वो क्या है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ये। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे फॉर्मेशन कब हुआ। फॉर्मेशन हुआ था इसका 2006 में, और इसमें जो फॉर्मर जो पुरानी थी यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, उसको क्या किया था, मतलब रिप्लेस कर दिया था, और ये बनाई किसने थी, UNGA ने इन 2006। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, हेडक्वार्टर इज इन दी जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर इज इन दी जेनेवा स्विट्जरलैंड। मस्ट रिमेंबर चीज़ है, ये हमें पता ही होना चाहिए, ये चीज़ आपने याद रखनी है, हमेशा पूछी जाती है।
चलिए नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं कि यूएनएचआरसी के मेंबर्स कितने हैं। देखिए ये मेंबर्स हैं इसके 47 मेंबर्स हैं जो कि इलेक्ट कौन करता है, यूएनजीए इलेक्ट करता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, जो कैंडिडेट है अपनी कंट्रीब्यूशन वहाँ से भेजते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन डालने के लिए ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है कि एशिया से इतने मेंबर आएंगे 47 में से, अमेरिका से इतने आएंगे, एशिया पैसिफिक में से इतने आएंगे, अफ्रीकन में से इतने आएंगे। वो सीट्स को डिवाइड किया हुआ है, कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है कि 47 मेंबर कहाँ कहाँ से आएंगे। तो सबसे पहले ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो अफ्रीकन स्टेट्स हैं उसमें से 13 आते हैं, एशिया पैसिफिक में से 13 आते हैं, लेटिन अमेरिका और कैरेबियन जो स्टेट्स है उसमें 8 आएंगे, वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट में 7 है, और ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट में से 6 जो सीट्स हैं वहाँ से लोग यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। सो टोटल 47 जो सीट्स हैं उसको इस तरह से ज्योग्राफिकली क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, ठीक है। सो जो मेंबर ऑफ काउंसिल है उसकी जो सर्व करेगा वो 3 साल के लिए करता है, और वो एलिजिबल नहीं होता फॉर इमीडिएट री इलेक्शन आफ्टर सर्विंग 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। सपोज के किसी ने यहाँ पे 47 में से हमारा एशिया पैसिफिक में से हमारा इंडिया का नंबर आ गया, इंडिया ने 3 साल के लिए वहाँ पे अपनी टर्म को एंजॉय किया, और ये टर्म थी 2022 तक। 2022 से इसकी एक नई टर्म स्टार्ट होती है, वो भी 3 साल तक रहेगी, तो वो +3 अगर मैं यहाँ पे करूँ तो 2025 तक होगी, ठीक है। 3 साल 2022 23 24 और 25 तक ये टर्म चलती है। तो ये जो टर्म 3 साल तक चलेगी 2025 के बाद में उसको री इलेक्ट दोबारा नहीं किया जाएगा, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बाद में उसको दोबारा से नहीं इलेक्ट किया जाता। हाँ, साथ के साथ में उसकी री इलेक्शन हो सकती है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। अगली चीज़ की तरफ चलते हैं। जो अगली न्यूज़ है हमारी वो किस चीज़ के रिगार्डिंग है, वो चीज़ के रिगार्डिंग है ईडी क्वेश्चंस ओमार इन जम्मू एंड कश्मीर बैंक केस। इसमें क्या है, इस चीज़ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की बात की गई है, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी पूछ चुका है। आपने यू जस्ट हैव टू गूगल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट प्रीलिम्स एमसीक्यू क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का, ठीक है। अदरवाइज आई विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन टुमारो। तो देखिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है क्या, सबसे पहली चीज़ तो मल्टी डिसिप्लिनरी ये ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको मेनली 2 काम के लिए रखा गया है। एक तो फेमा को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसका मतलब है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन की एक्सचेंज को मैनेज करने वाले एक्ट के अंदर ये काम करता है, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जिसका नाम है PMLA, ठीक है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये सबसे पहले जब इसका ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन हुआ था इसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट, और ये होता था डिपार्टमेंट किस चीज़ के अंडर, किस डिपार्टमेंट के अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर होता था, ठीक है। EU होता था इसका नाम इन्फोर्समेंट यूनिट, लेकिन बाद में इसका नेम चेंज कर दिया गया और इसका नेम रखा गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, और फिर ये आ गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किस चीज़ के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ये कुछ हिस्टोरिकल इसका चीज़ है जो कि आपने याद रखनी है। फिर आगे अगर हम बात करें कि ये इन्फोर्स कौन से लॉज को करता है, तो नंबर 1 यहाँ पे मैंने पहले ही बताया फेमा एक सिविल लॉ है हैविंग क्वासी जुडिशियल पावर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग सस्पेक्टेड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्सचेंज कंट्रोल लॉज, जो हमने ऊपर किया, जो मैंने आपको ऊपर बताया। और ये लोगो है किस चीज़ का, फेमा का, ठीक है, और सॉरी ईडी का, ये और ही कुछ बोल दिया मैंने, ईडी का यहाँ पे लोगो हमें देखने को मिलेगा। PMLA एक क्रिमिनल लॉ है जो कि किस चीज़ के लिए बनाया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए बनाया गया है। फिर उसके बाद में कुछ अदर फंक्शंस और क्या क्या है, एक तो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, और एक जो हमें देखने को मिलता है कॉफी पोसा, ये हमें देखने को यहाँ पे मिलता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट 1974 इन रिगार्ड टू कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द फेमा। तो ये कुछ डेटा था, ये कुछ चीज़ें थी जो कि थी ईडी के बारे में, जो कि आपने याद रखनी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है, पहले इन्फोर्समेंट यूनिट था, फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट नाम किया गया, फिर ये किस चीज़ के अंडर आते हैं ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट न्यूज़ है जो आज की वो है रिलेटेड टू यूक्रेन एंड दी इंडिया की जो न्यूट्रलिटी है, जो बहुत कुछ ज़्यादा इंडिया नहीं बोल रहा, उस चीज़ के बारे में ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन बताई गई है कि जो इंडिया ने न्यूट्रलिटी बना के रखी हुई है रशिया और यूक्रेन वॉर में, उसमें वो किस चीज़ को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की जो चीज़ बोली गई थी लोकसभा में, उसको फॉलो किया जा रहा है।
मतलब इनके हिसाब से बड़ी अच्छी इंट्रोडक्शन है, वैसे लिखने के लिए आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। देखिए कैसे 1957 में जब सोवियत इंटरवेंशन हुआ था हंगरी में, तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि हम इस चीज़ को कंडेम कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमने बोल के बताना ही है कि भाई हम तो बोल बोल के बताएंगे, इस चीज़ का नाम लेंगे कि यार सोवियत ने वहाँ पे अटैक कर दिया, सोवियत ने वहाँ पे अटैक कर दिया करके। ठीक है, बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ से निकल के आई और यही चीज़ आगे फॉलो की जा रही है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि भाई सपोज़ के चाहे वो सोवियत की इंटरवेंशन हो हंगरी में, चाहे वो अमेरिकन इन्वेजन हो इराक में, या फिर कोई भी चीज़ है, तो हम अगर वहाँ पे उसको कंडेम करना भी चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में, तो विदाउट प्रोवाइडिंग द नेम, विदाउट एनी नेम कॉलिंग हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे कि अकेली इंडिया की पोजीशन कोई आइसोलेट नहीं है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बताया गया है। साउथ अफ्रीका भी सेम चीज़ ही कर रहा है। और उसके बाद में अगर मैं इजराइल की बात करूँ, इजराइल जो कि यूएस का बहुत बड़ा अलाय है वेस्ट एशिया में, उसने कंडेम किया रशियन अटैक को, लेकिन काउंसिल में यूएनएचआरसी जो हमने ऊपर पढ़ा था कि रशिया को स्टॉप कर दिया गया है, यूएनएचआरसी से निकाल दिया गया है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जाके वोट डालने की प्रक्रिया में उसने साथ दिया। ठीक है, सो इसके जो इंडिया ने न्यूट्रलिटी यहाँ पे अपनाई हुई है, इसके 3 रीज़न हो सकते हैं। नंबर वन यहाँ पे पॉलिटिकल हो सकता है, नंबर 2 इकोनॉमिक रीज़न हो सकता है, और नंबर 3 स्ट्रेटजिक रीज़न भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। नंबर 1 जो पॉलिटिकल रीज़न है उसमें बताया गया है कि भाई ये जो चीज़ है कि अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो ये सारा जो असॉल्ट है यूक्रेन का, सारा वो डाला जा रहा है किस पे, पुतिन के ऊपर डाला जा रहा है। और ये इस चीज़ के खिलाफ है कि जो प्रेसिडेंट जो बिडेन ने बोला था द फ्री वर्ल्ड। ठीक है, तो पहला तो पॉलिटिकल ये चीज़ आती है, और नंबर 2 इकोनॉमिक में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 3 ऐसी एशियन नेशंस हैं जिसने सैंक्शंस को माना है। एक तो है जापान, दूसरा है साउथ कोरिया, और तीसरा है सिंगापुर। अदरवाइज इसमें किसी ने नहीं माना। और जो चाइना है वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो कि वुड नॉट अबाइड बाई द इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑफ द यूएसए। तीसरा अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि स्ट्रेटजिकली अगर हम ग्लोबली बात करें तो इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यूएसए में है, उसकी इंप्रूव हो रही है, लेकिन वेस्ट में इन जनरल, लेकिन रशिया के साथ में भी हमारे बहुत ज़्यादा वार्मिंग रिलेशंस हैं और बहुत पुराने रिलेशन है। उस चीज़ को हमें कैरी ऑन करना है, तो ये हम एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह यहाँ पे फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है हाउ इंडिया सीज दी वॉर। मतलब इंडिया का नज़रिया क्या है इस वॉर को देखने। इंडिया कुछ को मज़ा आ रहा है यार, ये कुछ मतलब बोलने पूछने वाली चीज़ भी नहीं है कि हर एक चीज़ का दुख होता है, क्योंकि उसमें जो लोग हैं जो जिनके कोई कसूर नहीं है, चाहे वो रशिया, चाहे वो यूएसए है, चाहे वो प्रॉक्सी वॉर्स वहाँ पे लड़ रहे हैं, चाहे वो नाटो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं वहाँ पे, लेकिन कुछ ऐसा इंडिया बहुत अच्छी चीज़ इसको नहीं मानता। यहाँ पे अगर हम बात करें जो ग्लोबल ऑर्डर है वो चेंज होता हमें दिखाई दे रहा है। चाहे वो जॉर्जिया की वॉर हो, चाहे वो क्रीमिया की एनेक्सेशन हो, चाहे वो बाद में अगर हम बात करें तो अमेरिका ने भी क्या किया, विदड्रॉल कर लिया अफगानिस्तान से। यहाँ पे ये लिखा हुआ है लिविंग द कंट्री, और तालिबान की मर्जी पे छोड़ दिया जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है। और रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन मार्क द शार्पेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द न्यू ग्लोबल डिसऑर्डर। तो इंडिया लुक्स एट द वर्ल्ड, इट सीज 3 ग्रेट पावर। ठीक है, आज की डेट में 3 ग्रेट पावर हम देख रहे हैं। नंबर 1 अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यूएसए है, फिर चाइना है, और फिर है रशिया। जो यूएसए है वो चाहे ठीक है उसकी उतना मतलब ग्लोबली वो अभी पॉलिसीज़ को उतना शेप नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी उसका जो चीज़ है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है। चाइना की अगर हम बात करें वो फास्टिंग एक राइजिंग हम इकॉनमी या फिर कंट्री मान सकते हैं। और रशिया जो है उसका थोड़ा इंपीरियल नॉस्टैल्जिया है यहाँ पे, लेकिन ऑब्वियसली इकोनॉमिकली वीक है। बट रशिया के पास उतना लैंड मास या फिर मिलिट्री है कि वो किसी न किसी को भी डरा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पार्टनर्स, वन इज़ कंपिटिटर, ये चीज़ों का यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो चाइना है उसने भी कुछ बहुत बड़ा स्टांस नहीं लिया, जो कि यहाँ पे अगर हम बात करें 2 हमारे पार्टनर है यूएस और रशिया, और एक जो कंट्री है वो हमारा कंपिटिटर है। ठीक है, तो हर एक कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है यहाँ पे ये लिखा हुआ है वो इस बिहाफ पे नहीं बनती, ह्यूमैनिटी के बिहाफ पे, उसके खुद के इंटरेस्ट के बिहाफ पे भी हमें बनानी पड़ती है। तो ट्रेजिडी ऑफ यूक्रेन है जो लास्ट, वेस्ट इज़ नॉट एन इनोसेंट, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि वेस्ट में बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है। तो यूक्रेन है जो वो प्रॉमिस कर रहा है नाटो मेंबरशिप। मैं आपको बताता हूँ कि ये अटैक मतलब सोच के किया, पुतिन ने क्या सोचा होगा कि सबसे पहली चीज़ यूक्रेन ने को प्रॉमिस किया गया था कि हम आपको नाटो की मेंबरशिप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे 2008 में, लेकिन वो फेल हो गया देने के लिए नाटो की मेंबरशिप। तो उसने, रशिया ने बहुत अच्छी कैलकुलेशन लगाई कि भाई ये कुछ नहीं करने वाले, इन्होंने कुछ नहीं करना, और एग्रेसिवली उसने नेक्स्ट कर लिया क्रीमिया को और सपोर्ट करता रहा मिलिटेंसी इन दी डॉनबैस। ठीक है,
तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पुतिन की फोर्सेज हैं वेंट टू यूक्रेन, और उनको पता था कि नाटो की कोई फोर्स यहाँ पे आने नहीं वाली, इतनी उनके पास हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पे कंक्लूजन में इंडिया के बारे में लिखा हुआ है कि इंडिया इज़ नॉट अ क्लाइंट स्टेट ऑफ एनी ग्रेट पावर, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। और इट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एनी अलायंस सिस्टम के दी क्वाइड हो गया, ठीक है, तो वो अभी कुछ अलायंस नहीं है। तो लाइक एनी अदर कंट्री इंडिया ऑल्सो रिटेन द राइट टू टेक पॉलिसीज बेस्ड ऑन दी प्रेगमेटिक रियलिज्म और कोर नेशनल इंटरेस्ट, ना कि दूसरों के इंटरेस्ट में देखने हैं, ठीक है। तो इंडिया थिंक्स दैट अ न्यूट्रल पोजीशन एंकर्ड इन द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी विच कीप्स चैनल ओपन बोथ दी फ्रॉम बोथ दी साइड्स। दोनों साइड से अगर चैनल ओपन रहेगा तो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। अगर आपको इसमें से कुछ डेटा इंपॉर्टेंट लग रहा है, वैसे तो इसकी पीडीएफ मैं आपको बार बार बोलता हूँ, यू कैन सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल विच इज हैविंग मोर देन 3900 सब्सक्राइबर्स। ओके, सो वहां से आपको ये पीडीएफ मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया यूएस का 2+2 जो डायलॉग है, ये होता क्या है। देखिए 2+2 जो मिनिस्ट्रियल एक हाईएस्ट लेवल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है बिटवीन दी टू कंट्रीज़, ये एक फॉर्मेट है ऑफ डायलॉग है जिसमें डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज अपने अपने काउंटर पार्ट्स के साथ मिलते हैं। इंडिया इस तरह के जो 2+2 डायलॉग है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ में, जापान के साथ में और यूएस के साथ में करता है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पर्पस। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जो गवर्नमेंट है मतलब यहाँ पे जो हेडलाइन है वो ये है, गवर्नमेंट इवेटिंग इन्फ्लेशन डिबेट। ऑपोजिशन ने ये इल्ज़ाम लगाया। तो इन्फ्लेशन होती क्या है? इन्फ्लेशन सबसे पहले बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो अगर जनरल प्राइस में राइज हो जाए, ठीक है, जनरल प्राइस जो भी चल रहा था अगर उसमें राइज हो गया तो जनरल इंक्रीज इन द प्राइस इज द इन्फ्लेशन। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है राइज इन द प्राइस ऑफ द मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ डेली और कॉमन यूज सच एज फूड क्लोथिंग, ये वो करके सारा कुछ वो क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाती है। अगर इसका अपोजिट हो जाए तो उसको मैं क्या बोल देता हूँ, डिफ्लेशन बोल देता हूँ, ठीक है जी। तो अगर इसका अपोजिट हो जाए वो डिफ्लेशन हो गया, अगर ये इंक्रीज हो रहा है प्राइस तो वो क्या हो गया, इन्फ्लेशन। लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो दो तरह की हो सकती है, एक डिमांड साइड, एक होती है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। इस चीज़ को समझते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिमांड साइड की, तो डिमांड साइड की अगर हम यहाँ पे बात करें, लेट्स से यहाँ पे ये होगी हमारे सिटीजन्स और यहाँ पे हमने मान के चलते हैं ये कोई होगी कंपनी, ठीक है जी। तो कंपनी की जो जो सिटीजन्स हैं उनकी जो डिमांड है अगर वो राइज हो जाए और जो सप्लाई है वो क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए किसी भी प्रोडक्ट की, तो ऑब्वियस सी चीज़ क्या हो जाएगी, जो प्राइस है उसका क्या हो जाएगा, वो राइज कर जाएगा। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिमांड साइड इन्फ्लेशन। एक आती है कोस्ट पुल इन्फ्लेशन। कोस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या होती है, कोई भी प्रोडक्ट कोई कंपनी बना रही थी, वो कंपनी को उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10 रुपीज़ का खर्चा लगता था, वो आगे अपना प्रॉफिट डाल के यहाँ पे 2 रुपीज़ 12 रुपीज़ का आगे सेल आउट कर देती थी। लेकिन अब वो जो 10 रुपये का प्रोडक्ट बन रहा था वो महंगा बनने लग गया, कुछ 15 रुपीज़ का बनने लग गया। और 15 रुपीज़ का बनने का रीज़न क्या है, क्योंकि प्रोडक्शन जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि लेबर हो गया, लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हो चुकी है, महंगी हो चुकी है। जिस चीज़ की वजह से जो कॉस्ट है वो उसकी इंक्रीज होगी, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कोस्ट पुल इन्फ्लेशन, ठीक है जी। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ है अबाउट दी गतिशक्ति और पीएलआई विल ऑफसेट ग्लोबल हेडविंड्स और स्पर ग्रोथ। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये चीज़ बोली है। पीएम गतिशक्ति के बारे में हम बात करेंगे। देखिए एक चीज़ से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, आपको एग्जाम्पल समझ में आ गई तो पीएम गतिशक्ति समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा आपके घर के नज़दीक अगर कोई रोड बन जाए, ठीक है, पहले तो बनती नहीं है बहुत टाइम तक, अगर बन जाती है बड़े अच्छे वे से तो ये लो जी रोड बन गई यहाँ पे, ठीक है। ये रोड बन गई, कुछ टाइम के बाद में, कुछ महीने बाद में या फिर 15-20 दिन के बाद में इसको यहाँ पे आएंगे, वो कहते जी हम तो सीवरेज डालना भूल गए थे, जिसकी वजह से इस रोड को क्या करना पड़ेगा, उखाड़ना पड़ेगा। लो जी उखाड़ दी। अब इस रोड को उखाड़ के चले गए और सीवरेज डाल के चले गए, वो वैसी की वैसी सेम रह जाएगी और उसको कोई भी वहाँ पे ठीक करने के लिए नहीं आएगा। मतलब क्या है कि कोई बंदा वहाँ पे तारे डालने के लिए आ रहा है, कोई बंदा सीवरेज डालने के लिए आ रहा है, कोई बंदा कुछ करने के लिए आ रहा है, कोई बंदा कुछ करने के लिए आ रहा है। जो चीज़ें पहले करनी चाहिए थी वो बंदे बाद में कर रहे हैं। तो इस चीज़ में हमें क्या पता चल रहा है कि वही जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन मिनिस्ट्रीज वो क्या है, ज़ीरो। समझ में आ रही है बात। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन जो मिनिस्ट्रीज है वो बहुत ज़्यादा लेस है, वो बहुत ज़्यादा ज़ीरो है। उस चीज़ को देखते हुए हमें क्या करना है, एक पीएम गतिशक्ति का पोर्टल हमने लॉन्च किया, जिसमें हम 16 मिनिस्ट्रीज़ को क्या करेंगे, इकट्ठा लेकर आएंगे, ताकि जो बंदा कोई काम पहले करने जा रहा है या बाद में करने जा रहा है वो उस चीज़ का प्रॉपर वे में पता हो, तो इम्प्लीमेंटेशन हो पाए इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की।
ठीक है। और ये जो गति शक्ति स्कीम है ये क्या करेगी, एक 110 लाख करोड़ की जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन स्कीम थी उसको सब्ज्यूम कर लेगी। मतलब दोनों का क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या करना, इंक्रीज करना। ये देखिए गति शक्ति में होगा क्या कि भाई गति, गति का मतलब स्पीड, शक्ति का मतलब पावर, कि एक मतलब एक अच्छी पावर बने इंडिया और उसमें हर एक प्रोजेक्ट में हमारी जो है अच्छे वे से हम आगे बढ़ें। तो ये जो पोर्टल है ये ऑफर करेगा 200+ लेयर्स ऑफ जियो स्पेशल डेटा इंक्लूडिंग दैट ऑन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये रियल टाइम ट्रैकिंग करेगा यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड प्लेस पे, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को प्रायोरिटाइज करेगा। पहले भाई सीवरेज डाल दो फिर हम रोड बना देंगे, नहीं तो फिर आप उसको उखाड़ते रहते हो। ठीक है, तो इस चीज़ के 6 मेन पिलर हैं गति शक्ति प्रोग्राम के। नंबर 1 आता है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, नंबर 2 प्रायोरिटाइजेशन। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब है कि एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है तो उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिवली हमने क्या करना है, काम करना है। फिर नंबर 2 यहाँ पे आता है प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटी के वर्क प्रायोरिटी के हिसाब से काम करना चाहिए, पहले सीवरेज डालना है या पहले तार डालनी है, क्या करना है वो काम है। नंबर 3 यहाँ पे आता है ऑप्टिमाइजेशन। हमें ऑप्टिमाइजेशन के ज़रिए ही जो क्रिटिकल गैप्स है उसको ऑप्टिमाइजेशन के ज़रिए जो चीज़ें हैं उसको हमने भरना है। तो ऑप्टिमाइजेशन तीसरा पॉइंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। नंबर 4 हमें जो पॉइंट है वो देखने को मिलता है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब कि एक अच्छे वे से जो कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन है वो होनी चाहिए डिपार्टमेंट्स के अंदर। नंबर 5 है एनालिटिकल, नंबर 6 है डायनामिक। ठीक है, तो ये 6 पिलर है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीएम गति शक्ति के। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को क्या करना है, याद रखना। और इसका जो कोड सा बनता है इसका निमोनिक बनेगा कोप सैड। ठीक है, इस तरह के जो निमोनिक आपने बनाने और याद रखने के लिए इसको, इन निमोनिक्स को भी याद रखना है भाई, फिर है ना, कोप सैड। चलिए नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा, हमने जो पहले क्वेश्चन डिस्कस किए थे उनके आंसर अब मैं देता हूं कि पार्टिसिपेटरी नोट्स कहाँ कहाँ पे जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर आएगा डी, कि डेट में भी, इक्विटी में भी, डेरिवेटिव्स में भी और हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ में भी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे पहले हम पी नोट्स को समझते हैं होते क्या हैं। देखिए एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है हेज फंड्स। बिल्कुल डिटेल में करेंगे, बेसिक से समझते हैं। एक चीज़ है जिसका नाम है हेज फंड्स। हेज फंड्स वो लोग होते हैं जो जिनके पास पैसे हैं और उनको पता है हाउ टू इन्वेस्ट। ठीक है, मनी भी है और उनको पता है प्लस हाउ टू इन्वेस्ट। ठीक है ना, क्लियर हो रही है बात। तो उनको पता है कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, लेकिन वो इन्वेस्ट करना तो चाहते हैं लेकिन दे डू नॉट वांट टू रिवील दी आइडेंटिटी। वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहते कि मैं पैसे लगा रहा हूँ। ठीक है जी, और ये लोग होते हैं बेसिकली, सपोज कर लो ये तीनों के तीनों जो हेज हैं वो हैं यूएसए के, और वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते। मतलब वो एक तरह से आना चाहते हैं लेकिन मुखौटा पहन के रखना चाहते हैं। जैसे कोई भी बंदा लगा लो कि जैसे स्पाइडरमैन है ना, कि वो बंदा कि भाई मैं तो शक्ल नहीं दिखाऊंगा करके, वो वाली चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, वो क्या करेंगे, कोई ऐसी कंपनी जो यूएसए की होएगी और वो रजिस्टर होएगी किसके साथ में, सेबी के साथ में। वो तो मतलब एक अच्छे वे से, लीगल वे से काम कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे कि हम आपको कुछ ना कुछ पैसे दे देंगे। ठीक है, मनी प्रोवाइड कर देंगे, और उस मनी, आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन हमें आपका जो अकाउंट सेबी के साथ बना हुआ है वो चाहिए। जो अकाउंट सेबी के साथ बना हुआ है वो हमें चाहिए, क्योंकि उस अकाउंट को यूज़ करके हम क्या करेंगे, अपने पैसे इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट रिवीलिंग दी आइडेंटिटी। इस चीज़ को बोलते हैं पी नोट। तो मतलब जब अकाउंट ही मिल गया तो आप कहीं पे भी पैसे लगा दो, चाहे वो डेट में है, चाहे वो इक्विटी में है, चाहे वो डेरिवेटिव में है, चाहे वो हाइब्रिड सिक्योरिटी में। सिंपल। तो इसका आंसर आएगा डी 1 2 3 4। तो इसमें क्या है, पार्टिसिपेटरी नोट्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। बोला ना कि भाई जो कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड है, टू एन ओवरसीज इन्वेस्टर, बोला कि भाई वो यूएसए में बैठा है, हु विशेस टू इन्वेस्ट इन द इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्व्स, अपनी आइडेंटिटी देना नहीं चाहता। तो पी नोट्स आर ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट हो गए। दे प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर वाइल द एफआईज हैव टू रिपोर्ट ऑल सच इन्वेस्टमेंट ईच क्वार्टर टू सेबी। ये चीज़ आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है पी नोट्स के बारे में। देखिए नंबर 2 है अरेंज द फॉलोइंग लोकेशन फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, बी कैसे, इसका आंसर 3 4 1 2। तो साउथ में सबसे पहले गल्फ ऑफ मन्नार है, फिर उसके बाद में एडम ब्रिज आता है, फिर उसके बाद में पाक बे आती है, और लास्ट में पाक स्ट्रेट आते हैं, क्योंकि हम साउथ से कहाँ की तरफ चल रहे हैं, नॉर्थ की तरफ। ठीक। नंबर 3 जो हमारा क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे, ये था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में। देखिए मैं आपको पहले बता दूं, इसका जो आंसर है वो आएगा ए, मतलब 1 ओनली। क्यों, उस चीज़ का रीज़न क्या है।
वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होता क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। मैंने परसों या कल के न्यूज़पेपर में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डिस्कस किया था। पहली चीज़, इस तरह की वो वेपन जिसकी कैपेसिटी है टू इन्फ्लिक्ट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑन सच अ मैसिव स्केल एंड सो इनडिस्क्रिमिनेटली दैट इज़ वेरी वेरी प्रेजेंस इन दी हैंड्स ऑफ द होस्टाइल पावर। तो जो मॉडर्न वेपन्स है जैसे कि न्यूक्लियर हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, केमिकल वेपन हो गया, ये फ्रिक्वेंटली हम इसको क्या बोलते हैं, एनबीसी वेपन्स। ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो टर्म वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसका हैज़ बीन इन करेंसी सिंस एटलीस्ट 1937, राइट। तो इस चीज़ को आपने भी याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूक्लियर बॉम्ब यूज इन दी हिरोशिमा नागासाकी अटैक इन दी जापान। इस चीज़ को रोकने के लिए, स्प्रेड करने से रोकने के लिए WMD को 3 मेरे पास एग्रीमेंट्स हैं, 1968 का, 1972 का, 1993 का। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ 1968, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972 और केमिकल वेपन कन्वेंशन 1993। और ऊपर भी ये देखिए, यहाँ पे यही लिखा हुआ है 1973 और 1993। कई बार ईयर्स को गलत कर देते हैं, ये चीज़ सही लिखेगा तो आपने ये चीज़ भी याद रखनी है। BWC और CWC, BWC और CWC, यहाँ पे BWC और CWC। इंडिया ने साइन नहीं कर रखी कोई भी, इंडिया ने साइन नहीं कर रखी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये वाली, बट सिग्नेटरी है BWC और CWC का। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडिया इज सिग्नेटरी टू बोथ BWC एंड CWC। यहाँ पे मैंने आपको गलत बता दिया, ये सही है और इसका आंसर आएगा बोथ 1 and 2। ठीक है। सो मिस्टेकनली मैंने वो दूसरा समझ लिया, जल्दी कर दी, और ये मिस्टेक हमने कभी भी नहीं करनी। ठीक है। चलिए अगले तरफ चलते हैं। FATF, इसका मैंडेट है FATF का कम्बाट करना हमने मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ये बिल्कुल सही है। इसका सेक्रेटरीट है पेरिस में और ये इंडिया जो इसका मेंबर है FATF का। इसका आंसर आएगा D, 1, 2 and 3, ये तीनों सही हैं। देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता क्या है, ये G7 समिट में बना था जो कि पेरिस में हुआ था, और ये एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है। ठीक है। सो जो असेस करती है स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रीज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेरर फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू सेट स्टैंडर्ड एंड प्रमोट इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर फॉर कॉम्बाटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी, सही होगी। इसका हेडक्वार्टर OECD के साथ ये क्या करता है, शेयर करता है, तो वो कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में, ये भी सही हो गया। मेंबर कंट्रीज़ कितनी है इसकी, 39 मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन कमीशन, गल्फ, और इंडिया इसका मेंबर है, बिल्कुल इस इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ FATF। तो ये 4 क्वेश्चन हमने प्रीलिम्स के डिस्कस किए हैं। आई होप आपने इसको ठीक किया होगा। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। और जो इसकी PDF है, मैं आपको बार बार बताता हूँ, इसकी PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, विच इज़ हैविंग मोर देन 3900 सब्सक्राइबर्स। यू कैन ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल और आपको कोई और भी डेटा वहाँ पे मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। कीप सब्सक्राइब्ड आवर चैनल और इसको शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए।